गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो डीयू यूनिवर्सिटी के सोल वाले स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 1 का एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम हो चुका है बीकॉम वालों का। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ उस कंप्लीट बीकॉम प्रोग्राम वाले एग्जाम के सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। इसमें आज हम देखने वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा, जो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो पार्ट 1 में फर्स्ट वाले के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसमें सिर्फ आंसर है। क्वेश्चन में को मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिखा रखा है आपको। यहाँ पर अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, आंसर उनके अवेलेबल है। तो पहला आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट में सॉइल इरोजन की डिफाइन पूछी थी। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट ऑकर व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ वाटर और विंड डिटैचेस एंड रिमूव्स सॉइल पार्टिकल कॉजिंग द सॉइल टू डिटेरिएट। मतलब क्या हो, जब सॉइल में से उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव पार्टिकल्स हैं वो हवा या पानी की वजह से उसमें से चले जाएं और बेकार मिट्टी रह जाए, तो उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। लिथोस्फीयर क्या होती है? जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसे ऊपर वाली लेयर और जो मेंटल है, इन दोनों को मिला के जो एरिया बनता है, उस एरिया को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सॉलिड होती है और आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कहा जाता है इसे। फिर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर सिंथेसाइज ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये रेट होता है, द रेट एट विच, जिससे जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं वो सूरज की कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसी भी फूड को प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट विद इन द अर्थ। जो अर्थ के अंदर गर्मी है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। क्यों है रिन्यूएबल? क्योंकि हीट में हमेशा जो हीट है वो अर्थ के अंदर हमेशा बनती ही रहती है, कभी ये खत्म नहीं होती। नेक्स्ट है वर्मी कंपोजिटिंग। ये क्या होता है? तो इट इज अ सिंपल टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। जब अर्थवॉर्म की हेल्प से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि सॉइल के लिए यूजफुल बन जाए, उसे कहा जाता है वर्मी कंपोजिटिंग। नेक्स्ट है वेटलैंड। क्या होती है? तो वेटलैंड आर यूनिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वेयर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीट। वेटलैंड एक ऐसी प्लेस, जो ऐसा एरिया होता है, उसे कहा जाता है जहां पर एक्वेटिक एनिमल और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है दोनों ये आपस में मिलते हैं। मतलब उस जगह पर दोनों टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है वेटलैंड। इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग मैनी नेचुरल साइकिल्स एंड सपोर्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये नेचुरल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और कई सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो आपका ट्रू फॉल्स वाला है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है उसका आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स, थर्ड का आंसर है फॉल्स, फोर्थ का आंसर है ट्रू, फिफ्थ का आंसर है ट्रू। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। इसमें आपको गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा था। द गंगा एक्शन प्लान और GAP वाज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय राजीव गांधी इन 14 अप्रैल 1986। राजीव गांधी जी ने इसे लॉन्च किया था 14 अप्रैल 1986 को, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लोड ऑन रिवर गंगा। गंगा के ऊपर जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, उसे कम करने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया था। बट द एफर्ट टू डिक्रीज द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर गंगा बिकेम मोर आफ्टर स्पेंडिंग 9,017 मिलियन रुपीज। लेकिन इसको कम करने के लिए कितना पैसा खर्च हो चुका है? 9,017 मिलियन रुपीज स्पेंड किए जा चुके हैं इस गंगा एक्शन प्लान पर। Therefore, this plan was withdrawn on 31st March 2000 को, और इसके बाद इसे विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था और इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए इसे 31 मार्च 2000 को विड्रॉ कर लिया गया था। नेक्स्ट है इसका बी पॉइंट। इसमें आपको माइनिंग के बारे में कुछ लिखना था, शायद मेरे को क्वेश्चन ऐसे याद नहीं है, कोई नहीं। माइनिंग एक्सप्लोरेशन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में रिजल्ट इन लैंड यूज चेंज एंड मे हैव एसोसिएटेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। मे बी लैंड यूज चेंज से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, तो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन या कोई भी उसकी मेंटेनेंस से लैंड के यूज करने के तरीके में चेंज आता है
एंड मे हैव एसोसिएटेड नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसके एनवायरनमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, इंक्लूडिंग जिससे क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन, इरोजन, कंटेमिनेशन एंड अल्टरेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कंटेमिनेशन ऑफ लोकल स्ट्रीम एंड वेटलैंड, एंड इन एन इंक्रीज इन नॉइज लेवल, नॉइज बढ़ता है, डस्ट होता है, इमिशन होता है। ये सारे माइनिंग के इम्पैक्ट बता रखे हैं। माइन abandonment, decommissioning and repurposing may also result in similar significant environmental impact। और माइनिंग के अबेंडनमेंट से, डिकम्पोजिंग से और रिपर्पसिंग से, मतलब उसका दोबारा यूज करने से, यही सारे सिमिलर इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर होते हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड में आपको लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर पूछा था। तो लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेज। लैंड डिग्रेडेशन कई तरीकों से होता है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, पर्टिकुलरली ड्राउट की वजह से, ये सारे रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। पॉल्यूशन, डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड लैंड यूटिलिटी। इट नेगेटिवली अफेक्ट फूड प्रोडक्शन। इससे क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, इसका फूड प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ता है, लिवलीहुड पर, एंड द प्रोडक्शन एंड प्रोविजन ऑफ अदर इकोसिस्टम, बाकी इकोसिस्टम के भी जो प्रोडक्शन और प्रोविजन है उस पर इंपैक्ट पड़ता है इसका। कॉजेज क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन रीजन की वजह से होता है। तो नंबर 1 आएगा डिफोरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। टिम्बर की डिमांड, फ्यूल की डिमांड और फॉरेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से जो ये इंक्रीज हो जाती है डिमांड, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन इज ओकरिंग एट क्विकर रेट, बहुत ज्यादा रेट से डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, इससे लैंड रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कॉज ओवरग्रेजिंग। तो कैटल ओवरग्रेज व्हेन ईटिंग टू मैनी ग्रासेस एंड अदर ग्रीन प्लांट। कैटल बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग हो रही है कैटल की वजह से, तो जिससे क्या होता है, ग्रीन प्लांट की कमी हो जाती है। कैटल मूवमेंट कॉज रिड्यूस्ड वेजिटेशन ग्रोथ, इनकी वजह से वेजिटेशन की ग्रोथ रुक जाती है। रिड्यूस्ड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम हो जाती है, और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट स्पीसीज, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन। और जब अच्छे प्लांट नहीं उगते तो उनकी जगह पर बेकार प्लांट ग्रो करने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की एक कॉज है इसका। तो द यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज डिस्ट्रॉयड द नेचुरल क्वालिटी ऑफ फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप ग्राउंड। जब जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो जाती है और वो लैंड डिग्रेडेशन का कॉज हो जाता है। ये था आपका थर्ड वाले का आंसर। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 4। तो व्हेन द, इसका क्वेश्चन में को मे बी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, रिवर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो विद द इंक्रीजिंग इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, द डिमांड फॉर वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वाटर की वो बढ़ गई है। दिस इंक्रीज इन डिमांड इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द रिवर। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिवर का वाटर की क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर, क्योंकि क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और सीवरेज वेस्ट होता है उसे बिना ट्रीट किए डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। नॉट ओनली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिवर। ये वाटर की क्वालिटी खराब नहीं करता, बल्कि जो रिवर की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है उसे भी अफेक्ट करता है, विच अल्टीमेटली लीड टू रिवर पॉल्यूशन, और इसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन होता है। रिवर पॉल्यूशन हैज बिकम मीनेंस दीज डेज। तो रिवर पॉल्यूशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड स्कार्ड रिवर ऑफ इंडिया हैव बीन फॉलोइंग द कर्ज ऑफ पॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस हैज नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री बट ऑल्सो रिजल्टिंग इन मैनी कॉन्टिन्यूअस एंड डेंजरस डिसीजेज। इसकी वजह से सिर्फ पानी की कमी नहीं हो रही है, साथ में कई सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। द मेजर टेकन इन गवर्नमेंट टू क्लीन द पॉल्यूटेड रिवर वाटर आर। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए रिवर के वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए। तो गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया है, यमुना रिवर एक्शन प्लान लॉन्च किया, सीपीसीबी इन कोलैबोरेशन विद एसपीवीसी स्टेबलाइज अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये सारे स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा रिवर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन रिवर गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग वेरियस स्कीम बट नो पॉजिटिव रिजल्ट हैव बीन अचीव्ड। गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान लाए लेकिन किसी से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक।
इंस्टेड ऑफ पुटिंग मच एफर्ट क्लीनिंग रिवर वाटर, गवर्नमेंट शुड concentrate more on stopping the untreated sewage and industrial effluent to discharge into the river water। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो वो ध्यान जितना रिवर को साफ करने में दे रही है ना, उसके बदले उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी वाटर को पॉल्यूट ना करे, तो इससे रिवर का पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट पार्ट ए का सॉल्यूशन। मे भी आपकी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ इसके पार्ट बी और पार्ट सी का भी कोई सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।